इसके पिछले वीडियो में यानी लेक्चर में हम लोगों ने एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोगों ने ढूंढे थे, बराबर है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद एक बार उसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड आगे का जो है क्या बोलते हैं इसका नाम, पास्कल्स लॉ वगैरह आने वाला है, ठीक है, इसलिए देख लेते हैं। और गॉज प्रेशर भी आने वाला है, वही अभी बता देता हूँ। हाँ, अभी बता दूंगा, आज के इसमें बताऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक और बार। सपोज करो ये कंटेनर है, ये कंटेन करता है वाटर, ठीक है, और इस वाटर के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर सबमर्ज्ड है, ठीक है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है। अब इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही है, यानी इसका एरिया सेम है, ठीक है। ये अंदर है, सबमर्ज्ड है। सबमर्ज मतलब अंदर डूबा हुआ है, मतलब ऊपर भी पानी नीचे भी पानी। तो नेचुरली ऊपर के पानी का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा, तो ये रहेगा क्या, F1, ठीक है। मगर नीचे का पानी मैंने बोल चुका हूँ कि सब जगह से फोर्स लगता है, तो नीचे का पानी जो है ये भी आप फोर्स लगाएगा, F2। और एक चीज़ जो हमेशा नीचे की तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो या ऑब्जेक्ट, वो हो जाता है mg, W = mg, बराबर है। ये वो पॉइंट है जिसको बोला गया है, सॉरी यहाँ पर समझ लो P1 है, यहाँ पर है P2, और ये पॉइंट है x1। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैं ले रहा हूँ वहीं आपको लेना चाहिए, आप P इधर कर दो तो भी चलेगा, समझ में आया। मतलब P इधर करो या x इधर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं देखो, P1 is a pressure which is been exerted over here at the top, या इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू द लिक्विड, और यहाँ पर जो इस पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है ड्यू टू लिक्विड, वो ये है। ये पॉइंट हम लोगों ने जस्ट लिए हैं कि भाई इसकी हद कहाँ से शुरू हो रही है, x1 पे, हद कहाँ पर ख़त्म हो रही है, x2 पे। और ओवरऑल हम लोगों ने इसको क्या बोले, यहाँ से का ये नहीं समझ में, x1 से लेकर x2 तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, h, दैट इज़ अ हाइट ऑफ द सिलेंडर। इतना समझा, डिक्टेट करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, है ना। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिलेंडर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिलेंडर वो क्या है, देखो F1 है। F1 क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। किससे एग्जर्ट हुआ, ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है, बाय लिक्विड। अरे समझा, ये डिक्टेट किया था मैंने, ठीक है। F2 क्या है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, ये भी बाय लिक्विड ही है जो इसके ऊपर गया, ठीक है। और तीसरा जो है वो होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज डिपेंड अपॉन द वेट, और ये क्या है, mg। ये क्या है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ऐसा माना जा रहा है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये सिलेंडर ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, जहाँ तक सबमर्ज किए वहीं पर रुका है, तो वो बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज़ ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल होता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बराबर है। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, बोलो जल्दी से, देखो अपवर्ड फोर्स क्या है, F2 है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है, F1 है प्लस mg है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, बोलो समझा। प्लीज याद रखो ये कंडीशन कब आएंगी, ओनली एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब वो कंडीशन जब सिलेंडर ना ही तो नीचे जा रहा है ना ही तो ऊपर जा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पिछली बार के टग ऑफ वॉर, अगर दोनों आमने सामने वाली टीमें अगर इक्वल स्ट्रेंथ से खींच रही है रस्सी को, तो एक टाइम क्या, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि रस्सी जो है ना इधर जाती ना इधर जाती, एक जगह पर रुकी रहती है कॉन्स्टेंटली। वैसा ही अगर सिलेंडर इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर आर एक्चुअली इक्वल,
दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वली बोलते हैं ना, ओपोज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, खाली एक ही है, F2। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, वो जो ग्रेविटी खींच रहा है, और दूसरा जो पानी का प्रेशर उसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, P1 इज अ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन, बोलो, एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर A1 नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों भी एरिया जो है सेम है, एक ही सिलेंडर का एरिया है, इस पॉइंट पर एक ही सिलेंडर का एरिया एक जैसा ही है। हम लोग ये एज्यूम करें, जैसा अभी मैं इसको रखूंगा तो ये बड़ा ये छोटा ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग A को 1 और 2 नहीं कंसिडर करेंगे। वैसा ही अगर हम लोग P2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A। हम लोग ये कर सकते हैं, इसको यहाँ फेंक सकते हैं, एरिया को यहाँ पर फेंक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेट मीन्स F1 विल बी इक्वल टू P1 डॉट A एंड F2 इक्वल टू P2 डॉट A। ये दोनों वैल्यू देखो, F1 की वैल्यू मिल गई, F2 की वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पूरा डिटेल में मैंने डिक्टेट किया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ या लाइंस नहीं लिख रहा हूँ, खाली हमको क्या बोलना है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 इन इक्वेशन 1, ये लाइन ऐड करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू क्या है, P1 इंटू A इज इक्वल टू पहले F2 है ना, तो P2 आ जाएगा, P2 इंटू A इज इक्वल टू F1 का क्या है, F1 का P1 इंटू A प्लस mg। इतना समझा, कोई है जिसको नहीं समझा। अब m के पीछे पड़ जाओ, इक्वेशन में और थोड़ा चेंजेस लाओ। m क्या होता है, तो याद रखो हम लोगों को पता है कि यहाँ बनाऊँ क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मुझे मास की जगह ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, मैं ज़रा यहीं पर लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, P1A प्लस m की जगह पे क्या डालेंगे, रो इज वॉट, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इनटू g। बट वी ऑल्सो नो डैट v इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मगर लेंथ इंटू ब्रेथ इज नथिंग बट एरिया। यहाँ पर A कैपिटल है तो यहाँ पर A कैपिटल लेंगे, तो इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू एच। ये वैल्यू हम लोग कहाँ डालेंगे, इस V की जगह पर डालेंगे। तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, P2 डॉट A इज इक्वल टू P1A प्लस क्या है ये, रो, अब V की जगह पे AH आएगा, AH, और G जो पहले से था वो G पहले से ही है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, A को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब A कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़े थे, बराबर है क्या नहीं, ये पिछले लेक्चर में हो चुका है, बोलो समझा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में सबमर्ज कर दो, कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं रहना चाहिए, पानी के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी लेवल पे रखो, पानी के ज़्यादा डेप्थ कम डेप्थ किधर भी रखो, ठीक है। जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना उसका, तो वो क्या रहेगा, बोलो जल्दी से, यानी कि P2 जो भी प्रेशर रहेगा, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा तो उसका फॉर्मूला इससे डिराइव करेंगे। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कोई चीज़ अगर पानी में सबमर्ज है तो उसके ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो है कितना प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें। तो इस P को, यानी इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर्मूला। समझ में आया, इससे एब्सोल्यूट प्रेशर पता चलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डुबाएंगे तब। इतना समझा नहीं, ये हाइट को x1 और x2 के हिसाब से भी ले सकते हैं। बताऊं क्या मैं,
ठीक है, उससे पहले कुछ समझना पड़ेगा। सपोज करो, सॉरी यार, लेकिन हाइट नाप रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो हम लोग अगर हाइट मेजर कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ तक जो भी अपनी हाइट है, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, ये हाइट आ गई, ये मार्क है। सपोज करो यहाँ पर आ गया 20, अब वो क्या है, इंच है, फुट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, फुट तो हो नहीं सकता, तो ये जो है समझ करो ये 20 है ना, मैंने इसको ले लिया x1 सपोज करो, ठीक है। और कोई बोलेगा कि ज़मीन से तेरे घुटने की हाइट कितनी है, ज़मीन से तेरे घुटने की हाइट कितनी है, उसको मैं x2 ले रहा हूँ, सपोज करो वो है 5, अरे मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा घुटने से तेरे सर तक का डिफरेंस, या घुटने से तेरे सर तक की हाइट कितनी है, कुछ समझ में आ रहा है। एच मतलब क्या, यानी कि घुटने से सर तक का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, टोटल इज इक्वल टू h प्लस 5, समझा, बोलो समझा। टोटल हाइट कितनी है मेरी, 20 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 क्या है, घुटने, जमीन से घुटना जो है 5, तो इसका मतलब घुटने से सर तक का ये रहेगा। अभी देखो 20 माइनस 5, तो ये h मिलेगा कि नहीं, बोलो, अरे मिलेगा ना। तो 20 क्या है, इज इक्वल टू एच, समझा तुम लोगों को। ज़रा ध्यान से सुनो, प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनो, ये ऐसा है, ये लिक्विड है ऊपर, ये ना, ये यहाँ से शुरू किया गया फ्रॉम द बॉटम, इसलिए मैंने ज़मीन का एग्जांपल दिया रिलेटेड टू हाइट। तो यहाँ पर है x1 और यहाँ पर है x2, समझ में आया। तो ये जो डिफरेंस तुम लोग समझ में आ गया, और ये दोनों की जो इक्वल है वो क्या है, हाइट है। h इज इक्वल टू वॉट, x1 माइनस x2। तो हम लोग इस फॉर्मूले को, जिसको अभी मैंने यहाँ डिराइव किया, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी, h को मैं चाहूँ तो x1 माइनस x2 ले सकता हूँ। देखो वो लिखा है आपके बुक में, आई डोंट नो पेज नंबर क्या है, 29 पेज नंबर पे देखो आ गया, हाँ राइट हैंड साइड पर 2.6 करके लिखा है, समझ में आ गया। अभी ध्यान दीजिए, यही सिलेंडर को इसी पानी में, इसी बकेट में ऐसा उठाकर ऊपर लेकर आ गया, समझ में आया, हाँ नीचे से ऊपर, हाँ हटा दिया, मैं हटाया, अरे एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, सब एज्यूम, सच बोलूं तो ये भी एज्यूम वाला ही है, ऊपर आते थे टेढ़ा हो गया। हाँ यानी पानी के, देखो ये पानी है, सिलेंडर जो है ऐसा इन बिटवीन, हाँ ऐसा ऐसा, समझ में आ गया। दैट मीन्स द अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। अभी याद रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब हम लोगों ने वहाँ पर सिलेंडर कंसीडर किए थे पिछले एग्जाम्पल में, तो हम लोगों ने P1 लिए थे और इस हिस्से को P2 लिए थे, इसको x1 लिए थे, 21 हो गया, और ये x2 लिए थे, h था वो। अब जरा ध्यान से सुनो, P1 इज एज इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, तो इसीलिए P1 इज इक्वल टू P0, ठीक है। और इसको जो है P2 को अब हम लोग 1 और 2 नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि 1 नहीं तो 2 डाल के क्या फ़ायदा, तो हम लोग इसको P डालेंगे, इसको P डालेंगे नहीं, इसको P डालेंगे, समझ में आ गया। अरे समझा कि नहीं समझा, कहानी में ट्विस्ट। पहले हम लोगों ने हाइट यहाँ से मेजर किए थे, अब हम लोग हाइट यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो x1 विल बी व्हाट, अरे 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं तुम ही बोलो मेरे को, क्योंकि अपन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से शुरू कर रहे हैं हाइट को नापना, समझ में आया। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो यहाँ से पहला किए थे, अभी यहाँ से शुरू करें तो 0, तो x2 क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, क्योंकि इट इज गोइंग अगेंस्ट, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो x2 इज इक्वल टू माइनस h। इतना समझा, अगर आपको समझा है
तो बस सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन, ये जो है ना मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या ये P2 इज इक्वल टू P1 प्लस जी रो जी एच, ठीक है। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम लोग, P2 की जगह पे क्या डालेंगे, ठीक है, P1 की जगह पे क्या डालेंगे, P0, ठीक है। इसके बाद प्लस आ गया, प्लस आ गया, रो वही है क्योंकि पानी चेंज नहीं किया तो डेंसिटी भी वही रहेगी, अर्थ चेंज किए क्या प्लैनेट से तो ग्रेविटी भी वही रहेगी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो याद रखो दिस इज नोन एज, क्या है ये, इसको बोलेंगे, ध्यान से सुना, ये हो गया, अभी रुको ध्यान से अभी सुनना, P0, ये क्या है, रो जी एच, दिस इज नोन एज गॉज प्रेशर। समझ में आया, गौगे प्रेशर समझ में आया, अरे समझा, ये गॉज प्रेशर, यही है ना स्पेलिंग, गॉज प्रेशर। जरा ध्यान से सुनो, अब इसके हिसाब से गॉज प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर। एकदम सिंपल, समझ में आया। P मतलब क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, ये मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर। हाँ, अब तीसरी कंडीशन देखो इसने क्या बताया है, तीसरी कंडीशन, अब इसने क्या बोला है, अब ये फिर से रब करना पड़ेगा मुझे। देखो तीसरी कंडीशन इसने क्या बताया है कि सेम सिलेंडर है, सॉरी क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर पानी सेम डेंसिटी वाला है, ठीक है। अब की बार क्या हो गया, मोदी सरकार, तो सुनो, सिलेंडर थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन anyway, ये जो सिलेंडर है अब इसको क्या कर दिया अपन ने, पानी के जस्ट ऊपर ऐसा रख डाले और वो समझ लो रुका हुआ है, समझ में आया, हाँ, पकड़ के मतलब ऐसा समझो कि है पानी पे ठहर गया, ठीक है। अब इसका देखो, अभी हमारा ये था P1 एकदम पहले वाले के हिसाब से, ये था क्या P2, ये था क्या, किसको P2, और ये क्या, बोलो ये सही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला P2 जो है इट विल बी कंसिडर एज P0, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के लेवल के हिसाब से, यानी वाटर का वो हिस्सा जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो वहां के प्रेशर को P0 देंगे। अरे समझ में आया, तो ये P0 हो गया। अरे देखो डायग्राम देखो खाली, और ये शायद P1 जो है P दिया गया है, बराबर है, बराबर है। अब इसके नाटक तो देखो, यहाँ पर जो है x2 जो है ये क्या दिया गया है, इसको 0 दिया गया है, दिया गया है हाइट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हाँ देखो मैं सही बोल रहा हूँ, हाइट ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको क्या दिया गया है, डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस, क्योंकि पानी के लेवल से कितनी दूरी पर उसका दूसरा एंड है, तो अब यहाँ पर h नहीं d से डिनोट किया जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कंटेनर किसके कांटेक्ट में है ज्यादा, यानी कि एयर के कांटेक्ट में है, तो याद रखो यहाँ पर एयर की डेंसिटी हम लोगों को कंसीडर करना है। किसकी डेंसिटी कंसीडर करना है, एयर की डेंसिटी कंसीडर करना है। अब आपके बुक में माइनस में दिया हुआ है, वो माइनस में क्यों है मालूम है, क्योंकि उसने P को बाहर निकाला और P0 को अंदर डाला, इज इक्वल टू वो माइनस हो जाएगा, और ये रो जो रहेगा इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ एयर इनटू G, ठीक है, इनटू H। इन शॉर्ट वो ये बता रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा पानी के कांटेक्ट में रहा और बाकी का पूरा हिस्सा एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में रहा, तो हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया? तो ये तीन अलग अलग लेवल है। देखो जरा ध्यान से सुनो, एक वो जब सिलेंडर पूरी तरह से पानी के अंदर था, दूसरा वो कि सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा पानी के लेवल में था,
तीसरा वो कि निचला हिस्सा पानी के लेवल में था, बाकी सारा एयर के कांटेक्ट में था। तो डेंसिटी ज़्यादातर एयर के मतलब एयर की लग रही है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं लेंगे, एयर की लेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एब्सोल्यूट प्रेशर का डेरिवेशन तो देना ही पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही तो आप बता सकते हैं कि P1 क्या है, P क्या है, P2 क्या है, इसीलिए पहला वो देना ही पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्टली आप ये 2 स्टेप मारेंगे तो नहीं होएगा। समझ में आया? सो इजी ना, ऐसा है, समझ में आया? और देखो अब मैं खाली रिलेटेड टू हाइट बोल रहा हूँ, x1 कुछ भी लो, x2 कुछ भी लो, लिखना तो हाइट ही है, मैं हाइट ही कंसिडर किया, खत्म हो गई बात। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, अगर x1 x2 कहाँ पर पिक्चर में आएगा, जब आपको न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा कि पॉइंट x1 पॉइंट x2, तो उस टाइम पे खाली फॉर्मूले को याद रखना ज़रूरी है और कंडीशन को याद रखना ज़रूरी है कि सिलेंडर आखिर है कहाँ, अंदर है कि थोड़ा सा ऊपर है कि पूरी तरह से ऊपर है। समझ में आया? अब ये हो गया। अब देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो पैराडॉक्स का मैं अगर अगला यानी कुछ ऐसा वर्ड बोलूं एप्रोप्रिएट जैसा, तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है मालूम है? काल्पनिक या बोलेंगे ना, यानी जो नहीं है और आप उसको मान रहे हो, जो यानी कि हम जो सोचते वैसा नहीं है। जैसे आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ शाहरुख खड़ा, ऐसा नहीं है। दिस इज पैराडॉक्स थॉट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो उसके अंदर कुछ ऐसा रहेगा कि जो दिखता है वो नहीं है, समझ में? हाँ, जो लगता है वो नहीं है, समझ में आया? तो जो लगता है ना वो नहीं है, समझ आया? जैसे आप किसी को शाहरुख खान कंसिडर करेंगे मगर वो नहीं है, समझ में आया? तो वो होता है क्या? पैराडॉक्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मिसाल के तौर पे। अच्छा, उससे पहले कैन यू टेल, अगर कैन यू टेल को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी पैराडॉक्स को समझने के लिए। 3 अलग अलग कंटेनर है, शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। समझ में आया? पेज नंबर 30 पे कैन यू टेल वाला, ठीक है? देखो कंटेनर का शेप अलग है, साइज अलग है, मगर उसमें सपोज करो सेम पानी डाला गया है, यानी कि डेंसिटी सेम है ना? डेंसिटी क्या है इसका मतलब? सेम है। अभी देखो क्या हो जाता है कि ये तीनों के अंदर, ये 3 है ना, ये तीनों एग्जाम्पल के अंदर कौन से बकेट में या कंटेनर में पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? बी वाले में ज़्यादा रहेगा, ए वाले में कम रहेगा, और कोई सी वाले में इक्वल रहेगा। अच्छा है, तीनों में इक्वल रहेगा। इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे? देखो प्रेशर का जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किए थे अबाउट द लिक्विड कॉलम वाला जो किए थे, उसका क्या था? रो, ये रो है क्या? ऐसे रो जी एच। जरा ध्यान से सुनो, प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ऑन एनी ऑफ द कंटेनर या इनसाइड द कंटेनर डिपेंड्स अपॉन, देखो डेंसिटी। अब जब तीनों में सेम मटेरियल है यानी कि सेम पानी है तो उनकी डेंसिटी सेम रहेगी। अर्थ चेंज की है क्या? नहीं ना, तो यानी कि ग्रेविटी भी सेम है, तीनों की हाइट भी सेम है, तो प्रेशर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि तीनों में प्रेशर सेम रहेगा। अब चाहे वो कोई भी शेप और साइज का देकर आपको मतलब कंफ्यूज करने जाए, आपको ये फॉर्मूले को याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला है ये कि प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कॉलम क्या होता है? P is equal to rho Hg, where density depends upon the liquid, G depends upon the gravity of the planet and H depends upon the height of a container जिसके अंदर पानी डाला गया है। तो तीनों में देखो हाइट ऑलमोस्ट क्या, एक ही लाइन में देख लो। तो अगर आप पानी किसी कंटेनर में डाल रहे हो तो वो कंटेनर के ऊपर पानी का जो प्रेशर रहेगा वो ऐसा रहेगा, ऑलवेज 90 डिग्री बोला था मैंने। तो वो डिपेंड किस पे करता है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या है? हाइट ऑफ अ कंटेनर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ या प्लैनेट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड द कंटेनर। तो अगर ये तीनों सेम है, देखो ना ये 2 तो सेम है बाय डिफॉल्ट, और ये अपन डायग्राम के हाइट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये सेम है। तो क्या हो जा रहा है? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ईच कंटेनर इज सेम बाय द लिक्विड। समझा? अब आते हैं क्या, बोलो ये क्या लिखा हुआ है?
हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अभी जरा ध्यान से सुनो, हाँ। ए बी सी डी तीनों के सब मतलब शेप एंड साइज अलग है, मगर चारों भी, तीन नहीं ये चार है, मगर चारों भी जो है याद रखो इंटरकनेक्टेड है विद द बेस। बेस के जरिए से चारों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सपोज करो सी से हम लोग पानी डालेंगे, तो पानी सबसे पहला किस में ज्यादा भरेगा या पहला लेवल किस में ज्यादा होगा? सब में इक्वल लेवल से ही पानी चढ़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं उल्टा भी खेल सकता हूँ, देखो उल्टा भी खेल सकता हूँ समझ में आया? देखो P इज इक्वल टू रो जी एच, पानी की डेंसिटी सेम, ग्रेविटी सेम, इसका मतलब पानी सेम प्रेशर मारेगा, तो इसका मतलब हाइट भी सेम। अरे समझ में आया? सब कुछ सेम, अरे समझ में आया? और देखो सब लोग ऑटोमेटिकली इक्वल लेवल से ही बराबर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सी में पानी ज़्यादा लेवल हो गया, फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते बी भर रहा है, फिर बाद में डी भर रहा है, ऐसा नहीं है। भरेंगे तो चारों भी सेम हाइट से भरेंगे। कुछ समझ में आया? चारों भी वेसल में इक्वल हाइट से पानी का भरना शुरू होगा। कैसे भी हो, यहाँ पर फॉर्मूले में साइज है ही नहीं, फॉर्मूले में साइज है ही नहीं, हाइट ऑफ अ वाटर है। बेझिझक जो बोल रहा वो सही है। समझ में आ गया कि जब कभी भी हम लोग अगर डिफरेंट साइज ऑफ कंटेनर लेंगे और उन लोगों को एक साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देंगे और पानी किसी भी कंटेनर में पहले डालो, पानी सब में एक लेवल से ही ऊपर चढ़ेगा या भरेगा। समझ में आया? अरे समझा? अब देखो आप लोग जो बोल रहे हो, इसीलिए ये नाम दिया गया है पैराडॉक्स। यानी आपको लगता है कि या पहला बी भरेगा या ए भरेगा या सी भरेगा, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द साइज। यही है वो पैराडॉक्स। जैसा दिखता है वैसा नहीं है, या जैसा लगता है वैसा नहीं है। समझ में आया? इसीलिए तो उसका नाम है पैराडॉक्स। लेकिन हकीकत क्या है? साइंस बोलता है हकीकत यही है कि पानी का प्रेशर सेम होने की वजह से हाइट भी सब में सेम मेंटेन होते हुए भरेंगे सारे जार्स। समझा कि अभी भी कंफ्यूज्ड हो? पेज नंबर 30 पे कैन यू टेल, इसके लिए आप सेटिस्फाई हो कि नहीं कि कोई भी शेप का कंटेनर हो, अगर हाइट सेम है, डाला हुआ लिक्विड अगर सेम है, हाइट सेम है, तो प्रेशर कैसा भी शेप का हो प्रेशर सेम रहेगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। हाँ, अब आगे चलते हैं पास्कल्स लॉ। जरा ध्यान से सुनो। हाँ, थोड़ा सा खाली पास्कल्स लॉ नहीं समझे तो अरे हाँ देखो फिर ये भी रह जाता था। पास्कल्स लॉ जरा ध्यान से सुनो। पास्कल क्या बोलता है? प्लीज प्लीज, पास्कल क्या बोलता है सलाम के बाद? जरा ध्यान से सुनो। वेन एवर एनी कंटेनर इज कंटेनिंग एनी लिक्विड, ऑयल हो कि पानी हो कि शरबत हो, कुछ भी हो, इन लोगों ने ऐसा स्टडी किए हैं कि हर पानी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाते हुए जो है उस कंटेनर में रहता है। डिफरेंट लेयर्स, सपोज करो ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, इसको हटा दो, ये लेयर नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये वाला 10 है। अब जरा ध्यान से सुनो ये क्या बोलता है। देखो आप लोगों ने ये देखे हो वो दही अंडी देखे हो, दही अंडी वाला, पहले नीचे ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर ऊपर थोड़े लोग, फिर ऊपर, ऐसा एक ऊपर रहता है। प्लीज़ यही बात याद रखो, दही अंडी टॉप मोस्ट पे कितने लोग हैं? कम लोग हैं, हाँ लेकिन कम है हाँ, इसलिए गिन ली और सही है। और इसमें कितने लोग हैं? वी डोंट नो, तो ये ज़्यादा है। बस कोई भी कंटेनर में कोई भी टाइप का लिक्विड डालो, अपर मोस्ट पे कम प्रेशर रहेगा, लेस रहेगा, प्रेशर विल बी लेस, और नीचे वाले पे सबसे हाईएस्ट मोस्ट प्रेशर इस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर पड़ रहा है पहले लेयर पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर एक ही प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ग्रेविटेशनल यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन ऊपर से कौन सा पड़ रहा है? एक ही प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना समझा? इतना समझा? दूसरे वाले पे देखो, दूसरे वाले पे ग्रेविटी भी पड़ रहा है प्लस ऊपर वाले का प्रेशर पड़ रहा है, तो
तो अगर इसके ऊपर समझ लो 10 न्यूटन का प्रेशर है तो इसके ऊपर 11 न्यूटन का हो जाएगा। अरे समझ में आया? यानी हर चीज बढ़ते जाएंगी तो आखिर तक जो भी आने वाला है वो प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। 10th वाले के ऊपर तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 से लेकर 9 तक का जो भी प्रेशर आया उसका यानी प्लस, और प्लस खुद का जो प्रेशर ग्रेविटी खींच रही है वो प्रेशर। कुछ समझा? तो लास्ट वाला तो दही अंडी याद रखो कि बॉटम वाले के ऊपर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर के लेयर पे जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा। इतना समझा? ये पास्कल लॉ नहीं है, अब पास्कल लॉ बोलता हूँ। अब पास्कल, पहले ये समझाना जरूरी था। अब पास्कल लॉ, अगर सपोज करो मैंने यहां पर 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इसके ऊपर 2 न्यूटन और ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? अब बोलो बाकी के इस पे कितना रहेगा? मैंने 2 न्यूटन शुरू में अप्लाई कर दिया, शुरू के पहले लेयर पे 2। अब बोलो 2 अप्लाई होगा सब जगह या 2 डिवाइड बाय 10 होगा? 0.2 होगा इन ईच लेयर, इक्वली डिवाइड होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पानी का यानी एक कंटेनर में पानी लिए और सपोज करो ऊपर से मैंने किसी वजह से, चाहे वो फूंक कर बोलो या कुछ भी करके, मैंने पानी पे प्रेशर दिया। वो प्रेशर का सपोज करो मैं नंबर दे रहा हूं कि वो जो फोर्स था वो 2 न्यूटन का था। समझ में आया? तो अब मुझे बोलो बाकी के जितने भी लेयर्स है टिल 10th लेयर, हम लोग 10th लेयर कंसीडर करें इसके लिए, टिल 10th लेयर कितना प्रेशर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? 2 सब में ऐड होते जाएगा या 2 डिवाइड बाय 10 होगा? मैं ये पूछ रहा हूं। डिवाइड, अब बोलो कौन बोलता है कि 0.2 जाएगा हर जगह पर, या कौन बोलता है कि 2 करके जाएगा? 0.2 वाले हाथ पर करो। 0.2 0.2 0.2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 2 इक्वली सब जगह जाएगा। ये कौन बोल रहा है? उसने प्रूव किया है कि जो भी प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो जिस लेयर पे प्रेशर अप्लाई किए, जितने न्यूटन का प्रेशर बोलो या फोर्स अप्लाई किए, वही फोर्स इक्वली हर एक लेयर पे जाएगा। समझ में आया? यस, यही पास्कल लॉ है। हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोलता हूँ। समझ में आया? अगर ये 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 32। अगर यहाँ 40 है तो कितना हो जाएगा? अरे समझा? हर एक में दिस प्रेशर विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्लीज याद रखो, डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यकीन नहीं आता है? पेज नंबर 30। हाँ सेम इक्वल। मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं? देखो हाँ, पास्कल लॉ क्या बोलता है जरा देखो। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ, एनी पॉइंट मतलब क्या? कोई भी लेयर पे। समझ में आया? एट एनी पॉइंट ऑफ एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट यानी रुका हुआ, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब क्या? यानी कि वो कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा, इक्वली जाएगा। अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, प्रोवाइडेड कि हम लोग इसमें ग्रेविटी को निग्लेक्ट करते हैं। हालांकि ग्रेविटी को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, वो वैक्यूम में ही किया जा सकता है, लेकिन एनीवे उसने ऐसा बोला। बोला समझा? इक्वल अमाउंट। अभी एक बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये लेयर्स मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी पड़ने वाला फोर्स बोलो या फिर प्रेशर बोलो वो बोला मैंने। सपोज करो इस लेयर के ऊपर 10 न्यूटन वाला फोर्स है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। 10 न्यूटन वाला, तो इधर पे क्या रहेगा? इधर पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्लीज याद रखो, जरा ध्यान से सुनो। एक चीज ऐसी पढ़ो और एक चीज ऐसी पढ़ो। अगर ये ऐसा है तो सारा जो भी यहां पर प्रेशर है ना, सेम प्रेशर हर एक पॉइंट पे रहेगा इफ इट इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर आप जो प्रेशर यहां दे रहे हो ना, अब आप एक स्टेप नीचे आ रहे हो, अब प्रेशर वो नहीं रहेगा जो ऊपर था, अब वो बढ़ जाएगा। पहले वाले का प्लस अब इसके वाले का। समझ में आया? इसके नीचे वाले ये दोनों का प्लस खुद का,
इसके नीचे ये तीनों का प्लस खुद का। अब समझ में आया। अब अगर ऊपर से अगर आपने और प्रेशर दिए, वो प्रेशर कितना है बस वो ऐड कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, तो पास्कल लॉ खत्म हुआ। अभी हम लोग कल जो पढ़े वो था पास्कल्स लॉ। जरा ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है पेज नंबर 3030 पर। एक छोटा सा, वो हम लोग ने देखो, वो पैराडॉक्स तो अभी तुम लोगों को दिमाग में घुस गया होगा, वो मतलब घुस गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कि क्या ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब क्या, मतलब ये कि अलग अलग शेप के और साइज़ के कंटेनर अगर हो, उसमें सेम डेंसिटी का लिक्विड अगर डाला जाए और सेम लेवल पर रखा जाए या सेम हाइट पर रखा जाए, तो प्रेशर विल बी सेम। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसमें से रो विल बी कॉमन फॉर ऑल द ट्यूब्स जो कंटेनर से। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट या सेम लिक्विड डाले हैं। G इज़ अ ग्रेविटी जो हमारे अर्थ का सबके लिए इक्वल होता है। और अगर आपने हाइट भी सेम रखे हो तो चाहे शेप, इररिलेवेंट ऑफ शेप, प्रेशर विल बी द सेम। ये था। उसको पैराडॉक्स नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि डिफरेंट शेप ऑफ द कंटेनर के वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में कि भाई शायद ये वाले कंटेनर में ज़्यादा होगा प्रेशर, शायद ये वाले में कम। ऐसा नहीं है, सबके अंदर प्रेशर सेम रहेगा अगर डाला हुआ लिक्विड सेम है, अगर उसकी हाइट सेम है तो। क्यों? डाला हुआ लिक्विड सेम है तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। ग्रेविटी तो अर्थ की सबकी सेम ही है, हमारे अर्थ की, और एच बोले तो हाइट। इतना समझ गया? ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बोला था कि अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड अगर लिया हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि लिक्विड अरेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लेयर्स। ठीक है, तो वेरियस लेयर्स के ज़रिए से जो है ये लिक्विड कंटेनर में अपने आप को एडजस्ट किया है। ठीक है, ये लेयर 1, लेयर 2, ऐसा बहुत सारी लेयर है। इस लेयर पे अगर सपोज करो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा एक लेयर पे एक ही टाइप का प्रेशर पड़ेगा। समझ में आया? एक लेयर पे एक ही टाइप का प्रेशर पड़ेगा। समझ में आया? और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़े कि अगर मैंने इसके ऊपर और प्रेशर एक्सर्ट कर दिया सपोज करो, तो वही प्रेशर टिल द एंड चलेगा। 10 इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, यानी 10 टिल द लास्ट और ऐड होता जाएगा। समझ में आया? दूसरे वाले लेयर पे पहले वाले लेयर का प्रेशर है प्लस ग्रेविटी उसको खींच रही, वो एक प्रेशर अलग है। तीसरे वाले पे पहले का, दूसरे का और ग्रेविटी का वो एक अलग प्रेशर है। इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर रहेगा? बॉटम वाले पर। सबसे लोएस्ट प्रेशर कहाँ पर रहेगा? फर्स्ट वाले पे। इतना समझा? ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से ये हटा दूँ। ठीक है, अभी हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है ये मतलब डिफरेंट शेप के कंटेनर्स होने के बावजूद भी प्रेशर एक जैसा क्यों पड़ रहा है, उसको समझाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3030 उसमें राइट हैंड साइड पे स्मॉल बी वाला जो डायग्राम है, देखो ऐसा कुछ बनाया गया है, उल्टा समोसा, मगर उसका एक जगह पर बेस ऐसा चपटा रखा गया है। बराबर है? अभी देखो इसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। अब ये लाइन क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है, ये लाइन को ध्यान में रखो। अब ज़रा ध्यान से सुनो। कोई भी लिक्विड जब कभी भी पोर करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो वो क्या करता है? परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। अरे बोला था कि नहीं? अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। लेकिन यहाँ पर ये लाइन सीधी है क्या? ये हल्की सी ऐसी है ना, स्लांटिंग लाइन है। तो याद रखो यहाँ पर जो स्ट्रेट बनेगी कि नहीं पता नहीं, हाँ ऐसी बनेगी। फोर्स कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। समझ में आया? अब ज़रा ध्यान दो कि दिस कुड बी रिजॉल्व इनटू 2। ठीक है, इसको दो तरीके, यानी कि 2 इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से देखो, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
डिफरेंट शेप के कंटेनर होने के बावजूद अगर सेम लेवल का यानी सेम लिक्विड सेम लेवल तक अगर फील करते हैं तो सबके बेस पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्यों पड़ता है, इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इधर के और इधर के लेयर का प्रेशर इधर पर नहीं पड़ता। वो कैसे नहीं पड़ता, वो इससे सॉल्व हो रहा है। यहाँ का जो प्रेशर पड़ रहा है जो एग्जैक्टली यानी ये लाइन ऐसी है तो ये जो है एग्जैक्टली ऐसा जा रहा है, मतलब समझ में आया। कुड बी रिजॉल्व इनटू टू, ठीक है। तो एक हो जाएगा वर्टिकल, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब याद रखो वर्टिकल वाला जो रहता है उसको हमारा ग्रेविटेशन नलीफाई करता है, मतलब काट देता है, मतलब समझ में आया। इक्वल इक्वल जीरो, 10 माइनस 10 यानी समझ में आया ऐसा, 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो बोला जा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल को काट देगा। अब इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये वाला इधर वाले से कैसा मैच होगा और कैसा कट करेगा। तो आपको एक एकदम सिंप्लिसिटी बताता हूँ कि कंसीडर करो कि ये जो है ये दोनों भी फोर्स इसमें मर्ज हो जाते हैं और आपको पता है कि जो फोर्स यहाँ है वो फोर्स यहाँ पे ही रहेगा, वो फोर्स यहाँ पर भी रहेगा। कुछ समझ में आया? तो इन शॉर्ट इधर के लेयर का फोर्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली नलीफाई हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इतने हिस्सों का प्रेशर विल नॉट बी एक्सर्टेड एट द बेस तक पहुंच ही नहीं रहा है। समझ में आया? अब बेस पे कौन सा पहुंच रहा है? याद रखो जो इस बेस के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है सिर्फ उसी का प्रेशर रहेगा। तो एक्चुअली शेप कैसा भी हो, हाइट कहाँ से कंसीडर करेंगे या कैसा कंसीडर करेंगे? उसका कंसीडर करेंगे जो बेस के ऊपर एग्जैक्टली पैरेलल लाइन बनाता हो। समझा? इस वजह से पैराडॉक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। किसको नहीं समझा? देखो एकदम सिंपल है, कोई भी शेप का हो, आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये कंटेनर के बेस पर जो प्रेशर पड़ेगा वो दो पैरेलल लाइन एज्यूम करना है, तो उतने एरिया का ही लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर मार रहा है। फिर वो चाहे शेप कैसा भी हो, कोई भी शेप हो, आप उसको दो इसमें वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा करेंगे? एक इधर वर्टिकल वाला विल बी बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका फोर्स गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा बोला जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को नलीफाई करता है। अगर वो बात को दिमाग में घुसाने के लिए वो टफ लग रहा है तो खाली इतना समझ लो कि ये लेयर में अपने आप को वो कर देता है, यानी इसका फोर्स इस लेयर के साथ मर्ज हो जाता है। और आपको पता है कि सारे यानी हॉरिजॉन्टल लेयर में प्रेशर तो हर जगह इक्वल है। समझ में आया? तो ये हो जा रहा है। इन शॉर्ट इधर के पानी का लिक्विड का फोर्स मतलब एप्लीकेबल होता ही नहीं है टू द टोटल फोर्स में ऐड होता ही नहीं है। अब समझा? तो कोई भी शेप हो क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स यहाँ पर ऐसा समझाया जा रहा है। इतना समझा आप लोगों को?